अस्सलाम वालेकुम 12th क्लास के बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। नेक्स्ट हम जो है हमारे सिलेबस की 2.5 पोएम पढ़ने जा रहे हैं, फादर रिटर्निंग होम। बच्चों, इससे पहले हम 4 पोएम्स पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि ये चारों पोएम्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फादर रिटर्निंग होम जो है दिलीप चित्रे, ये बहुत ही रिनाउंड पोएट हैं, बहुत मशहूर शायर हैं और इन्होंने मराठी से इंग्लिश काफ़ी सारी पोएमें ट्रांसलेट की है खुद की। वालिद घर वापस आ रहे हैं, इस पोएम के टाइटल का मतलब है। इस नज़्म में क्या बयान किया गया है बच्चों? इस नज़्म में दिलीप चित्रे के वालिद को उन्होंने एक अलामत के तौर पे बताया है और यहाँ हर वो वालिद का ज़िक्र किया गया है जब वो अपने काम करके घर लौटते हैं। लेकिन 2 तरह की फैमिलीज़ होती हैं। एक फैमिली वो होती है जो अपने फादर, जो उनके लिए बहुत काम करके लौटे हैं, बहुत थक हार के लौटे हैं, उनकी कदर करने वाली एक फ़ैमिली होती है। और दूसरी एक फ़ैमिली बड़ी अजीब व गरीब होती है, लानत ज़दा होती है, जो अपने कमाने वाले बाप की ही कदर नहीं करती। तो यहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ किस तरह से डिग्रेड हो रही हैं, यानी इंसानी अक़दार का कितना ख़ात्मा हो रहा है, इस नज़्म में बताया गया। तो दिलीप चित्रे के वालिद को सामने रखकर यहाँ पे सारे वो बाप की कसम पुरसी, वो बाप की मफलूकुल हाली और बेबसी और लाचारी और मजबूरी और तन्हाई भरी ज़िंदगी बयान की गई है, जिनकी औलाद उनकी फीलिंग को नहीं समझती है और उनको रिस्पेक्ट नहीं करती है और उनके साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करती। तो शायर इस नज़्म के ज़रिए आज के दौर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में एक बड़े शहर में रहने वाले और रोज़ाना लोकल ट्रेन से सफ़र करके थक हार कर, सुबह को ड्यूटी जाकर शाम को वापस थक हार कर घर आने वाले बाप की फीलिंग और दर्द बयान कर रहा है। इस पोएम में एक फ़ादर जो अपने रोज़ाना के मामूल यानी अप एंड डाउन, भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेन के सफ़र की परेशानी और एजेड हैं, उम्र रसीदा होने की वजह से होने वाली थकान और अपने बाल बच्चों और अपनी फैमिली के लिए उठाने वाली मशक्क़त और तकलीफ़ इस नज़्म में बयान की गई है। लेकिन इस तकलीफ़ से ज़्यादा ख़तरनाक तकलीफ़ का एहसास उस बाप को इतना नहीं होता जितना अपनी औलाद की उन परेशानियों झेल कर रोज़ी रोटी कमाता है उसकी फ़ैमिली, ताकि उसकी फ़ैमिली खुश रह सके। उसके बरखिलाफ़ क्या होता है, उसकी फ़ैमिली, उसके बच्चे ड्यूटी से वापस आने के बाद अपने बाप से बात करना तो दूर की बात, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, अपनी ही ज़िंदगी में मगन रहते हैं। ये बेचारा बाप अकेलापन महसूस करता है और अपनी तमाम ख्वाहिशात और ख़ुशी को उस वक्त अपने दिल में दबा लेता है जब बजाय ताज़ा खाना और बेहतरीन चाय के उसके सामने वो ना आते हुए उसको बासी खाना और बहुत देर की बनी हुई ख़राब चाय पेश की जाती है। तो आप सोचिए वो बाप क्या सोचता होगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ लानत है ऐसी फैमिली पर और ऐसी औलाद पर जो अपने लिए पैसा कमाने वाले, रात दिन मेहनत करने वाले, थके हारे उम्र रसीदा बाप के साथ ये सलूक करें और उसको घर में वो माहौल ना मिले कि बेचारा दिन भर की थकान अपने बच्चों के साथ खुशी और गम शेयर करके जी ना सके। क्या क्या काम की ऐसी फैमिली, लानत है ऐसी फैमिली। तो आखिरकार बाप मायूसियों और तन्हाइयों और औलाद की बेपरवाहियों को कबूल कर लेता है और उनसे शिकायत नहीं करता है, अपनी लाइफ जीना शुरू कर देता है, तन्हा रहना पसंद शुरू कर देता है। इस नज़्म में गोया इस नज़्म में बताया गया गोया बाप को एक पैसे कमाने की मशीन समझ लिया गया है और बेफिक्र बेतवज्जह औलाद जो है और बीवी उसकी कोई फिक्र नहीं करती। तो जिसको शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था मेराज फैज़ाबादी ने कि मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। यानी मैं उनके लिए थक गया हूँ, है ना, उनकी ज़रूरतें पूरा करते करते मैं जो है बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मुझे उनकी ज़रूरतों का पहाड़ थकने नहीं दे रहा है। हाँ, तो बच्चों, हदीस में है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अब हम ये तय करें कि हम अपने बाप को नाराज़ करके अपनी जन्नत का दरवाज़ा अपने हाथों से ही बंद कर रहे हैं। इसलिए हमने हमारे वालिदैन के साथ अपनी तमाम खुशी गम शेयर करना चाहिए, उनको कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने देना चाहिए,
उनके लिए वो दुआ करना चाहिए जो कुरान मजीद में है, रब्बे अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप पर तू वैसा ही रहम कर जैसा उन्होंने बचपन में हम पर किया। तो ये हमारा मज़हब सिखाता है बच्चों। नज़्म को हमने ज़िंदगी में भी उतारना चाहिए और उनके लिए दुआ भी करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए दिलीप चित्रे जो है 1957 में अपने वालिद के साथ मुंबई आए और उनके वालिद का नाम पुरुषोत्तम चित्रे हैं। उनकी ज़िंदगी का एक वाक़या है ये सच्चा। अब अबाउट द पोएम, ये पोएम 2 पार्ट में डिवाइड है, तकसीम है। पहली 12 लाइन फर्स्ट स्टेंजा है, तो दूसरा पार्ट आखिरी 13 लाइन का है। ओके, इस नज़्म में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, यानी ये फ्री वर्स है, आज़ाद नज़्म है। नज़्म की लैंग्वेज बहुत सिंपल है और पोएटिक डिवाइसेस यानी फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारी इसमें यूज़ की गई हैं, जो हम लास्ट में आपको पढ़ाएंगे या फर्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे तो उसके बाद एक्टिविटी सॉल्व करवाएंगे। तो बच्चों पहले पार्ट में जो है वो फादर की रोज़ाना का सफ़र, रोज़ाना उनका घर से ड्यूटी जाना, वापस आना और उस दौरान उठाई जाने वाली परेशानियाँ वो बयान किया गया है। और सेकेंड पार्ट में फादर की घर पहुंचकर शुरू होने वाली परेशानियाँ, उनकी तन्हाई, उनकी लोनलीनेस, उनकी नाकदरी, है ना, ये सब बयान की गई है। तो चलिए हम देखते हैं आइस ब्रेकर्स, फादर रिटर्निंग होम। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोएम एज फार एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। ओके, अभी तक आपने हमारे वीडियोस देखे, उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे और आप उससे पढ़ाई कर रहे होंगे और उससे फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। हमारा मकसद ये है कि आप सारे वीडियोस से फ़ायदा हासिल करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। इसलिए नहीं कि हमको आपके लाइक चाहिए, बल्कि इसलिए कि महाराष्ट्र का कोई बच्चा या बच्ची उर्दू मीडियम का इन अच्छे वीडियोज़ से, है ना, और एक अच्छी तालीम से, है ना, जो हम आपको दे रहे हैं, इससे महजूज़ हो और महरूम ना रहे। ओके, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ना, जिसमें ऑटोबायोग्राफी बयान की गई है, सवानेह बयान की गई है। ओके, चलिए आइस ब्रेकर में देखते हैं। दिस पोएम इज़ टेकन फ्रॉम ए ट्रैवलिंग इन ए केज, एक किताब है। यहाँ पे शायर पोर्ट्रेट बयान कर रहा है सबर्बन कम्यूटर, यानी बड़े शहरों में जो कम्यूटर कहते हैं, दिन रात जो है रोज़ाना सफ़र करते हैं जो लोग, है ना, और नौकरी की खातिर, उनको कम्यूटर्स कहते हैं। तो उनकी कम्यूटर्स की हालत बयान कर रहा है कि किस तरह मोनोटनस रोज़ रोज़ सफ़र करके एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं एंड उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, पिटिएबल हो जाती है। और उसमें और पिटिएबल कब हो जाते हैं, जब उनके चिल्ड्रन रिफ्यूज़ कर देते हैं उनकी जॉयज़ और उनके सॉरोज़ उनसे शेयर करना, और वो हार्ड वर्किंग फादर जो है ऐसे में आखिर में मजबूर होकर तनहा रहना शुरू कर देता है। ओके, चलिए देखिए आइस ब्रेकर। डिस्कस विथ योर पार्टनर द डिफ़िकल्टीज़ दैट यू फेस वाइल कम्यूटिंग टू एंड फ्रो फ्रॉम द कॉलेज बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना। तो अपने पार्टनर से डिफ़िकल्टीज़ डिस्कस कीजिए कि जब आप कॉलेज के लिए डेली आते हैं तो आप कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आपको होती है। आप इसका उर्दू में ट्रांसलेशन कर, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेना। हम बोलते हैं जैसे वक्त पर गाड़ी का ना मिलना, ओके, गाड़ी मिली तो जगह का ना मिलना, जगह ना मिलने पर खड़े खड़े जाना, थक जाना, कपड़े ख़राब हो जाना, चप्पल ख़राब हो जाना, सब डिफ़िकल्टीज़ है। हाल के बेहाल हो जाना, देर रात घर पहुंचना, ये सारी क्या है, प्रॉब्लम्स है। आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भी कुछ वर्क होना चाहिए ना, है ना। हम तो 1 सेकंड में आपको बता सकते हैं। ओके, देन द सिमिलर प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय द अदर कम्यूटर्स। आप जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो दूसरे भी फेस करते होंगे ऑन द वे टू देयर वर्क प्लेस, जब वो जाते हैं। इमेजिन देयर प्लाइट, उनकी हालत को तस्वुर कीजिए एंड सजेस्ट 3 सॉल्यूशंस, कि ऐसी डिफ़िकल्टीज़ फेस करने वालों को, कि जो डेली आने जाने वाले अप डाउन वाले, उनकी प्रॉब्लम्स को हमने कैसे हल करना चाहिए। जैसे पहले दिया गया है, गिविंग देम यूर प्लेस टू सिट, आप उनको जगह दे दें बैठने के लिए, है ना। या मेक वे फॉर सीनियर सिटीजन्स टू एंटर, बूढ़े जो लोग हैं उम्र रसीदा कम्यूटर से, उनको जगह दे दें। या ऑफर ए लिफ्ट दोस्त ट्रैवलिंग इनटू सेम डायरेक्शन, कोई कार से जा रहा है तो उनको लिफ्ट दे दे, है ना, कि उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो गिविंग सीट टू लेडीज़, लेडीज़ को स्पेशली सीट दे दे। टू ए मदर विथ ए स्मॉल बेबी, अगर कोई छोटा बच्चा लेके कोई खातून है, चाहे वो किसी भी मज़हब की हो, तो इंसानियत का नाता है कि हम उसको जगह दे दें।
उनसे बातचीत करें, उनका दिल बहल जाए, ये भी एक सॉल्यूशन है। उनके दर्द को शेयर करें, उनको जाते वक्त बाय कहें, अलविदा कहें, उनको पानी या स्नैक्स अपने पास है तो ऑफ़र करें। वॉट एवर हेल्प वी कैन डू, वी शुड डू। ओके, देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल है, उसमें दिया गया है द वे आवर एल्डर्स टेक केयर ऑफ अस, है ना। हमारे बड़े हमारी कैसी देखभाल करते हैं, है ना, कैसी देखभाल करते हैं। लव एंड प्रोटेक्ट अस, हमें प्यार करते हैं, हमारी हमको समझते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। प्रोवाइड अस पॉकेट मनी, हमें जेब खर्च के लिए पैसे देते हैं। सपोर्ट अस, एजुकेट अस, गाइड अस, है ना, हमारे बड़े सब ये करते हैं ना। और सेकेंड कॉलम में द वे यू कैन टेक केयर ऑफ एल्डर्स इन योर फैमिली, जो हमारे बड़े हमारी मदद करते हैं तो हमने उनकी क्या हेल्प करना चाहिए, उनको कैसे सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हेल्प देम इन डेली कोर्स, उनको रोज़ाना के कामों में उनकी मदद करना चाहिए। इंश्योर गुड हेल्थ, उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, है ना। वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर, उनको डॉक्टर्स के बारे में बताना चाहिए, उनको एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहिए, वगैरह वगैरह। चलिए, उसके बाद व्हाट आर यूर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द फॉलोइंग। फैमिली के लिए आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए। जैसे पेरेंट्स के लिए क्या क्या ड्यूटी होनी चाहिए आपके। पेरेंट्स को आप रिस्पेक्ट करो, ओबे करो, उनके साथ जॉय शेयर करो। उनके साथ अगर जॉय शेयर करेंगे आप तो बहुत अच्छा होगा। उनके वरीज और सॉरोस को डिवाइड करो। उसके बाद कीप देम ऑलवेज हैप्पी, शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद अस। ओके, सिबलिंग्स यानी बच्चे, छोटे बच्चों के साथ उनको लव, फील देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतों को पूरा करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट्स, उनकी ज़रूरियात को समझने की कोशिश करो। एंड शेयर एवरीथिंग गुड एंड यूजफुल इन देयर लाइफ। ओके, देन ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमारे दादा दादी नाना नानी हैं, उनके साथ हम क्या हमारा क्या फ़र्ज़ है उनके लिए। लव देम, टू रिस्पेक्ट देम, टू टेक केयर ऑफ देम, टू डिवोट आवर टाइम फॉर देम, टू लिसन टू देम, है ना, एंड टू टेक केयर ऑफ देम, देयर प्रायोरिटी अमंग ऑल, ये सब। उसके बाद स्कूल कॉलेज में हमारी क्या टीचर्स का क्या करना चाहिए हमें। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, वी शुड ओबे देयर ऑर्डर्स। यस, ओके। देन क्लासमेट्स के साथ क्या है, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लासमेट्स, वी शुड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वी शुड एवरीथिंग, है ना, विथ आवर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। ओके, चलिए आ जाइए पोयम पर। पोयम देख लेते हैं हम। इस पोयम में बच्चों डिस्क्राइबिंग वर्ड्स काफ़ी सारे हैं, है ना। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी जो डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ को, क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो अभी देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं पैसेज नंबर 1, यानी माय फादर ट्रैवल्स से लेकर ही हरीज ऑनवर्ड तक। ओके, माय फादर ट्रैवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। शायर कहता है मेरे वालिद देर शाम की लोकल ट्रेन से सफ़र करते हैं, देर शाम की। इसका मतलब वो दिन भर बहुत ज़्यादा काम करते हैं अपने, जहाँ भी वो काम करते हैं, ऑफिस में या फैक्ट्री में। स्टैंडिंग, और बाद में खड़े खड़े आते हैं। अमंग, के दरमियान, के बीच। साइलेंट, खामोश। कम्यूटर्स, रोज़ाना सफ़र करने वाले। इन द येलो लाइट, यहाँ पे येलो लाइट जो है ये उनके उम्र रसीदा होने को बता रहा है, ओल्ड एज को बता रहा है, और रात के सफ़र को भी बता रहा है। भीड़ भाड़ वाले रश की वजह से खड़े खड़े येलो लाइट में रोज़ाना सफ़र करने वालों के साथ मेरे वालिद खामोशी से सफ़र करते हैं, है ना। कैसे थक जाते हैं वो, है ना। देखिए पेज नंबर 117 पलटाइए, कैसे बेचारे खड़े हैं, हाँ, थके हुए, यानी स्टैंडिंग पोजीशन में आ रहे हैं। ओके, अब खड़े खड़े जाहिर सी बात है खिड़की में से हम देखते हैं कि देहात, गांव जो साइड से होते हैं ना, वो नज़रों से ट्रेन आगे की तरफ जाती है और ये सारे मंजर पीछे की तरफ आते हैं। तो सबर्ब्स कहते हैं मज़ाफ़ात को, है ना। साइड, पास्ट, पीछे की तरफ जा रहे हैं। हिज अनसीन आइस, हाँ, मज़ाफ़ात और कस्बे और देहात उनकी नज़रों से पीछे की जानिब जा रहे हैं। यानी ये लाइन बता रही है कि फादर का उनको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो डेली अप एंड डाउन करते हैं, है ना। ठीक है, इसके बाद हिज शर्ट एंड पैंट्स, उनका जो लिबास है, आर सॉगी, गीला हो गया, इसका मतलब बारिश का मौसम है। एंड हिज ब्लैक रेनकोट, उनका पैंट और शर्ट गीला हो गया और उनका काला रेनकोट, यहाँ पे ब्लैक जो है ये ओल्ड एज को भी बताया जा रहा है। स्टेन्ड, उस पर दाग आ गए हैं, विथ मड, कीचड़ के। एंड हिज बैग, और उनका जो बैग है स्टफ, तो उसमें ठूसी हुई है, विथ बुक्स, किताबें। इज़ फॉलिंग अपार्ट, वो टूट फूट गया है, टूटने के कारण।
उनका पैंट और उनका शर्ट गीला हो गया है, उनका काला रेनकोट जिसको अटायर कहा गया है ये कीचड़ के दाग हैं उस पर, उनका जो बैग किताबों से भरा हुआ है वो इतना पुराना हो गया है कि फटने के करीब है। ओके, हाँ, उनके शर्ट एंड पैंट के लिए जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो सॉगी, ओके, और रेनकोट के लिए मडी है। हाँ, इट्स फॉलिंग अपार्ट, अब वो बैग फटने के करीब है। हिज आईज डिम्ड बाय एज, उम्र के साथ साथ उनकी नज़र कमज़ोर हो गई है। आई के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ब क्या है? डिम्ड, हाँ, कमज़ोर हो गई, उनके उम्र के साथ साथ उनकी नज़र कमज़ोर हो गई है। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, और ह्यूमिड यानी हब्स, गर्मी जो होती है बारिश के बाद, ह्यूमिडिटी, हब्स भरी रात में, बरसाती रात में वो अपने घर की तरफ फेड, धीरे धीरे निकल पड़े। ठीक है, तो उनके आईज़ के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? डिम्ड, धुंधली, उनकी नज़र धुंधली हो गई। और हब्स भरी बरसाती रात में वो अपने घर की जानिब निकल पड़े हैं। नाउ आई कैन सी हिम, शायर कहता है अब मैं उन्हें देख सकता हूँ। गेटिंग, उतरते हुए, उतरते हुए ऑफ द ट्रेन, शायर कहता है अभी मैं मेरे वालिद को ट्रेन से उतरते हुए देख सकता हूँ। हाँ, लाइक सिमिली है ना, जैसे, और वो ऐसे उतर रहे हैं जैसे वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम ए लॉन्ग सेंटेंस, जैसे कोई लफ्ज़ किसी बड़े जुमले से नीचे गिरता हो। मुराद वो लफ्ज़ जिसकी जुमले में कोई अहमियत नहीं है ना। हाँ, ऐसा लग रहा है फादर है नहीं है, वो ट्रेन में इतना रश है कि फादर की उसमें कोई हैसियत नहीं है, वो उतर रहे हैं तब भी उनको कोई पूछ नहीं रहा है। ये उनकी बेबसी और मजबूरी बताई जा रही है कि वो किसी जुमले में से कोई लफ्ज़, अगर बड़े जुमले से कोई लफ्ज़ निकाल लिया जाए तो जुमले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह फादर जो है वो अप एंड डाउन कर रहे हैं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको चाहने वाले बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। ही हरीज, वो जल्दी जल्दी क्रॉस करते हैं द लेंथ ऑफ द ग्रेट प्लेटफॉर्म। यहाँ पे ग्रे जो लफ्ज़ है इसके दो मीनिंग है। वो जल्दी जल्दी सीमेंट से बनाए हुए टूटे फूटे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे ग्रे का मतलब है ओल्ड एज और डलनेस, और दूसरा है ग्रे प्लेटफॉर्म सजेस्ट ड्यू टू सीमेंट। ओके, तो वो जल्दी जल्दी सीमेंट से बने हुए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हैं। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रेट प्लेटफॉर्म, क्रॉसेज द रेलवे लाइन को क्रॉस करके एंटर्स द लेन, और अपने लेन जो सड़क में वो रहते हैं, जो गली में वो रहते हैं, वहाँ पर दाखिल होते हैं। एंड हिज चप्पल्स, और उनकी चप्पल्स के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? स्टिकी है ना, उनकी चप्पल कीचड़ की वजह से स्टिकी हो गई है, बहुत ही यानी चिपचिपाहट उसमें आ गई है। विथ मड, कीचड़ लग गया है। बट ही हरीड ऑनवर्ड, उनकी चप्पल कीचड़ से भरी हुई है लेकिन फिर भी वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पे जो है काफ़ी सारे आइडियाज़ हमने ये देखे हैं कि फादर जो है पैसे कमाते हैं लेकिन वो खुद के लिए कोई चीज़ नहीं लेते, है ना। उनका बैग पुराना है, उनके कपड़े, उनकी चप्पल, ये सब चीज़ ये बता रही है कि फादर को जो है खुद के लिए कोई इतनी वो क्या कहते हैं उसको, डिफ़िकल्टीज़ वो खुद फेस करते हैं, बट अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, आराम से रखते हैं। तो बच्चों, पहला पार्ट हमने पढ़ा है पोएम का। अब इस पोएम के पहले पार्ट को हम एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। ओके, सेकंड पार्ट हम एक्टिविटीज़ के बाद पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अब यहाँ पे ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में पहला सवाल है, लिस्ट, फहरिस्त बताइए द डिफ़िकल्टीज़, उन परेशानियों की, फेस्ड बाय द फादर इन द एक्सट्रैक्ट। पहले स्टेंजा में फादर को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। नंबर 1, द फादर इज़ रिटर्निंग लेट इन द डे, यस, है ना, हाँ, बहुत लेट आ रहे हैं। ही हैज़ टू स्टैंड द एंटायर ट्रिप होम, है ना, ही वॉज स्टैंडिंग अमंग द कम्यूटर्स, खड़े हैं, लेट आ रहे हैं, ये पहला प्रॉब्लम, और बहुत देर तक खड़े हैं, दूसरा प्रॉब्लम। ही इज़ इन ए वेट क्लोथ्स, है ना, कपड़े उनके गीले हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से, टिल ही रीच होम, जब तक घर पहुँचेंगे कपड़े गीले रहेंगे, ये एक प्रॉब्लम है। चौथा, हिज साइट इज़ वीक विथ एज, उनकी आई साइट जो है वो, नज़रें कमज़ोर हो गई हैं, ये भी बताया गया है। एज की तरह ये भी एक डिफ़िकल्टी है जिसको वो फेस कर रहे हैं। और पाँचवा, हिज चीप फुटवेयर, हाँ, उनकी चप्पल्स, हाँ, विथ ए मडी, है ना, हाँ, जो कीचड़ लग गया है, हो सकता है वो चप्पल उनके लिए बहुत ही इनकन्वीनियंट हो,
है ना, इन द मानसून, जो बेचारे रखड़ रखड़ कर चल रहे हों और बच्चों को सब दिला रहे हो, खुद कुछ नहीं ले रहे हो। तो ये 5 डिफ़िकल्टीज़ वो फेस कर रहे हैं। पहला, लेट आते हैं। दूसरा, खड़े खड़े आते हैं, कपड़े गीले हैं, नज़र कमज़ोर हो गई है और चप्पल बहुत ख़राब है जिसमें कीचड़ लगा हुआ है। सेकेंड, फाइंड द लाइन्स टू प्रूव द फॉलोइंग फैक्ट्स फ्रॉम द पोएम। मंदरज झैल हकीकत, फैक्ट यानी हकीकत किस लाइन से बयान होती है। जैसे फादर डज नॉट बॉदर टू बाय एनीथिंग, वो अपने लिए कोई चीज़ लेना नहीं चाहते, न्यू नई, फॉर हिमसेल्फ, एंड मेक डू विथ ओल्ड, और पुरानी से काम चलाते हैं। वर्न आउट पोजिशंस, है ना, फटे पुरानों से काम चला रहे हो। कौन सी लाइन है ना, वो बैग वाली लाइन है जिसमें किताबें भरी हुई हैं और बैग फटने के करीब है, वही लाइन है। हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स इन फॉलिंग अपार्ट, हाँ, कि उनका बैग इतना पुराना हो गया है कि तो ऐसा लगता है कि किताबें नीचे गिर जाएंगी। लाइन नंबर 6, ठीक है। A2 में इन्फरेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस में आ जाइए। गिवन बिलो आर द आइडियाज कन्वेड थ्रू द पोएम, है, कुछ आइडियाज़, कुछ ख्यालात इस नज़्म में बयान की गई हैं। मैच द पेयर्स, पहले है एंड ड्रॉ द हिडन मीनिंग, और उसके लाइंस के पीछे क्या मानी छुपे हुए हैं ये आपको बताना है। तो एक बॉक्स बताया गया है। हम यहाँ पे जो नवनीत का जो डाइजेस्ट है इसका पेज नंबर 146 147 पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेशंस और मीनिंग्स, है ना। तो पहले एक्सप्रेशन में क्या है, द फादर हरीज होम क्रॉसिंग रेलवे लाइन, है। फादर जो है वो परेशान होकर जल्दी जल्दी रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं। तो इसका ये एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि फादर इज़ ईगर टू मीट फैमिली मेम्बर्स, जल्दी जल्दी इसलिए आ रहे हैं कि वो ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली मेम्बर्स ईगरली, जल्दी से अपने फैमिली मेम्बर से मिलना चाहते हैं। डेट ही डज नॉट इवन बॉदर अबाउट हिज सेफ्टी, वो फैमिली, इसलिए वो खुद का भी ख्याल उसमें नहीं रख रहे हैं, फटाफट जा रहे हैं। दूसरा, सबर्बन एरिया विजिबल थ्रू द ट्रेन इज पास्ड अननोटिस्ड, है ना। मज़ाफ़ात, देहात वगैरह जो ट्रेन में से फटाफट पीछे जा रहा है, ट्रेन आगे जा रही है, तो फादर उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? बिकॉज देयर इज़ हार्डली एनीथिंग इंचेंटिंग, इंटरेस्टिंग, कोई चीज़ उसमें इंटरेस्टिंग तो है ही नहीं इन द मोनोटोनस रूटिंग जर्नी, है ना। तो ही हैज़ सीन दैट सीन्स मेनी टाइम्स इन हिज लाइफ बिकॉज ही इज़ रेगुलर कम्यूटर, है ना। हाँ, वो कई बार देख चुके हैं। नेक्स्ट है, ही इज़ जस्ट ए स्मॉल वर्ड ड्रॉपिंग फ्रॉम ए सेंटेंस। फादर को बताया गया है कि एक लंबे जुमले में एक छोटा सा लफ्ज़ है जो गिर गया है, यानी इस पर क्या बता रहा है, ही हैज़ लिटिल वैल्यू इन द फैमिली। लिटिल वैल्यू मीन्स ही हैज़ नो वैल्यू इन हिज फैमिली, है ना। वेयर हिज प्रेजेंस और अब्सेंस माइट हार्डली मेक एनी डिफरेंस, उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी फैमिली में अहमियत नहीं है, ये बात बताई गई। हिडन मीनिंग का क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में आ सकता है। हिडन मीनिंग यानी लाइन के पीछे कौन से मानी छुपे हुए, ओके। हाँ, एक तो लाइन के मफहूम होता है ना, लेकिन उसके पीछे क्या बात होती है वो बयान करना है। नेक्स्ट है, ही डजंट गेट अ प्लेस इन द क्राउडेड ट्रेन, इतनी भीड़भाड़ वाली ट्रेन में उनको कोई जगह नहीं मिलती का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है कि इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल जर्नी। यस, हाँ, द जर्नी इज़ नॉट कम्फर्टेबल, कि इतना अप डाउन करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए अगला सवाल देखिए। द पोएट डील्स विद द थीम ऑफ ए मैन्स एस्ट्रेंजमेंट, शायर यहाँ पे इंसान के एस्ट्रेंजमेंट को बयान कर रहा है। एस्ट्रेंजमेंट कहते हैं एक बेगानगी, कहते हैं उर्दू में उसको बेगाना कहते हैं। बेगाना यानी खुद के ही घर में अगर इंसान को कोई वैल्यू ना दी जाए, है ना, जाहिर सी बात है वो अपने घर में भी बेघर है। फ्रॉम ए मैन मेड वर्ल्ड, दुनिया की भाग दौड़ में किसी के लिए किसी को कोई वक्त नहीं है। तो एनालाइज इट विद द हेल्प ऑफ द एक्सट्रैक्ट, इसको एक्सट्रैक्ट की मदद से हमको सॉल्व करना। जैसे देयर आर 2 सिनेरियोज इन द पोएम, हमने आपको पहले बताया नज़्म में 2 सीन हैं। द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द फादर्स टाइम स्पेंड टाइम आउटसाइड, पहला वो जब वो ड्यूटी जाते हैं, एंड द सेकेंड पार्ट इज डिस्क्राइब हिज टाइम इन हिज होम, जो हम आगे पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। द फर्स्ट लाइन सेज ही इज ट्रैवलिंग ऑन टू इवनिंग ट्रेन, पहली लाइन बता रही है कि वो शाम की ट्रेन से आते हैं। द मुंबई लोकल ट्रेन्स आर फेमसली क्राउडेड एंड बट अमंग द क्राउड्स ही डिड नॉट स्पीक टू ए फेलो पैसेंजर, इतनी भीड़ में वो किसी बात इसलिए नहीं करते कि वो थके आ रहे हैं। ही स्टैंड साइलेंटली थ्रू द
कम्यूटिंग जर्नी, है ना, वो खामोशी से खड़े हैं टिल ही गेट डाउन, जब तक वो उतर जाते हैं। ही डज नॉट टेक लीव ऑफ एनी फ्रेंड, और वो किसी को अलविदा भी नहीं कहते हैं। नो वन वांट्स टू हिम, और कोई उसके हाथ इसलिए नहीं हिलाता है कि सब एक दूसरे में बिजी होते हैं। अमंग द क्राउड ही इज़ अलोन, और इतनी भीड़ में भी वो खुद को तन्हा तन्हा महसूस करते हैं। पर्सनल रिस्पॉन्स में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट ए नोट ऑन द हार्ड वर्क फेस्ड बाय पेरेंट्स ऑन द फैमिली। अच्छा क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली के लिए आपके पेरेंट्स ने क्या हार्ड वर्क किया है ना। आवर पेरेंट्स लव अस, है ना, फॉर ए मोमेंट वी आर बॉर्न, जब से हम पैदा हुए, जब से वो प्यार करते हैं हमसे। दे वॉच अस, ग्रो अप अस एंड गिव अस एवरीथिंग दे कैन, है ना। दे ट्राई टू फुलफिल आवर विशेस टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। दे वर्क हार्ड, the father works outside, the mother works in the home, and they both, father and mother, spend their time and energy, and they spend their money and resources on us, है ना। Those children should realize that our parents are very valuable asset for us. Okay, the children should realize that their parents do much for them, so we must not take their sacrifices in vain, है ना। we should be very careful about them, that they are spending everything for us. So it is our first duty to obey their orders, to love our parents and to look after them, and when they grow old especially, we should take care of them, we should take care of themselves, because our Quran says that Rabbi arhamhuma kama rabbayanan saghira. Yes, के ओ गॉड, ओ अल्लाह, उन पर वैसा ही रहम कर जैसा कि उन्होंने हम पर किया है। नेक्स्ट है पोएटिक डिवाइस में इस नज़्म में कौन कौन सी लाइन ऐसी है जो फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए आ सकती है। ठीक है, देखिए एक लाइन गई, आपने देखना, लाइक ए वर्ड ड्रॉपिंग फ्रॉम ए लॉन्ग सेंटेंस, है ना, कि वो फादर की कंडीशन ये हो गई है कि वो इसी बड़े जुमले में आए एक लफ्ज़ की तरह नीचे गिर गए। मतलब यहाँ पे है कि फादर गेटिंग ऑफ द ट्रेन इज कम्पेयर टू ए वर्ड ड्रॉप्ड अननोटिस एज मेनी अदर वर्ड्स आर देयर, कि जैसे वो ट्रेन से उतर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़े सेंटेंस से एक लफ्ज़ गिर गया। तो उनके ट्रेन से उतरने को उनके बड़े जुमले के लफ्ज़ के गिरने से गोया तशबीह दी गई, और सिमिली उसे कहते हैं तशबीह को। इसको बोलेंगे हम शॉर्ट में मैच्ड कंपैरिजन, है ना। क्या बोलेंगे इसकी डेफिनेशन? मैच्ड कंपैरिजन, जिसमें लाइक और एज आता है। दूसरा एलिट्रेशन की तो काफ़ी सारी लाइन्स हैं। माई फादर ट्रैवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, द साउंड टी इज रिपीटेड, है ना, ट्रैवल्स एंड ट्रेन, है कि नहीं है। हाँ, तो क्या लिखेंगे? टी इज रिपीटेड प्लीजिंगली, बस इतना लिख दीजिए। एलिट्रेशन इज इक्वल टू टी इज रिपीटेड प्लीजिंगली। जो भी वर्ड रिपीट हुआ, किसी में अगर एस हुआ, जैसे दूसरा है सबर्ब स्लाइड पास्ट इज अनसीइंग आइज, एस 3 बार आ गया, सबर्ब स्लाइड, है ना, 2 बार आ गया ना, तो लाइन नंबर 3 में तो साउंड ऑफ एस इज रिपीटेड प्लीजिंगली। ओके, रिपीटेशन भी आया इस लाइन में, यानी एक ही लफ्ज़ अगर एक लाइन में 2 बार आ जाए तो वो कौन सी लाइन है? ही हरीज इज रिपीटेड इन लाइन नंबर 10 एंड 12। लाइन नंबर 10 और 12 में देखिए ही हरीज जो है वो डबल है। ये देखिए, ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, है ना, और ही हरीज अक्रॉस द एंड हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। 2 बार आ गया ना, हरीड, तो ये रिपीटेशन है लाइन नंबर 10 और 12 में। ये बता रहा है कि जल्दी से लॉन्ग वर्क के बाद फादर जल्दी घर जा रहे हैं। उसके बाद है फाइंड आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेटिक, वो है क्या बोलना चाहिए, फिगर्स ऑफ स्पीच है, जिसमें सबर्ब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज। ये अनसीइंग जो है इट ट्रांसफर्ड टू आइज, ना देखी हुई आंखें। सो द आइज आर सीइंग, आंखों का ताल्लुक देखने से होता है, बट हिज माइंड इज नॉट रजिस्टरिंग एनी साइट। आंखें तो देख रही हैं बट उनके माइंड में ये नहीं आ रहा है कि क्या जा रहा है। सो द क्वालिटी ऑफ नॉट सीइंग इज गिवन टू द आइज, एंड एक्चुअली द क्वालिटी ऑफ आइज इज सीइंग, बट हेयर अनसीइंग बयान किया जा रहा है जो नहीं है, तो इसको ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। पोएटिक क्रिएटिविटी में क्या है? कंपोज ए लाइन ऑन डिस्टेंस। कोई एक लाइन बनाइए आप शायरी की, जैसे यहाँ पे फासले पर कोई लाइन बनाइए, जैसे आई ट्रैवल फॉर एन आवर टू वर्क एंड आवर बैक, दिस इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक बिटवीन माई सेल्फ एंड द पीपल, होम टू गो इन ए प्लेस कॉल्ड होम। तो डिस्टेंस एक लफ्ज़ दे देंगे आपको पेपर में, उससे आप एक आधी लाइन बनाओ। जैसे अगर डिस्टेंस दे दिया तो आप लिख सकते हैं नाउ ए डेज कोविड-19 कोरोना इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड,
वी शुड टेक अ सोशल डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम ईच अदर। ओके, ऐसा डिस्टेंस से कुछ भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको फर्स्ट जो पोयम का स्टैंजा है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड स्टैंजा, सेकंड जो सेक्शन है सेकंड वीडियो का, होम अगेन आई सी हिम से लेकर लास्ट तक, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में समझने को मिलेगा। आप इस पोएम की अच्छी स्टडी कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह देखें। अल्लाह हाफ़िज़।